1857, एक ऐसा साल जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही नहीं, उसकी तकदीर भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो आज हम उसी विद्रोह की कहानी में उतरेंगे, एक ऐसी बगावत जिसने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का लेखा जोखा नहीं होने वाला। नहीं, हम जरा गहराई में जाएंगे और एक बहुत जरूरी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या वजह थी कि एक इतनी बड़ी, इतनी ताकतवर कंपनी की अपनी ही फौज उसके ही खिलाफ बगावत पर उतर आई। तो इस सवाल का जवाब ना हमें एक ही दिन में नहीं मिलेगा। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। उस माहौल में जो इस विद्रोह से कई कई साल पहले से धीरे धीरे सुलग रहा था। कह सकते हैं कि पूरा भारत एक बारूद के ढेर पर बैठा था, बस इंतजार था तो एक चिंगारी का। और ये जो गुस्सा था ना, ये किसी एक तबके का या किसी एक शहर का नहीं था। नहीं, ये तो पूरे समाज में फैल चुका था। सोचिए, राजा और नवाब, उनकी रियासतें चली गईं। जमींदार, उनकी जमीनें और उनका रुतबा चला गया। किसान, वो तो नए नए लगान सिस्टम के बोझ तले दबकर ही रह गए। कारीगर, बुनकर, सबका काम ठप, रोजी रोटी छिन गई। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियां थी, उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा। और यही वो साझा दर्द था जो अंदर ही अंदर एक बहुत बड़े गुस्से में बदल रहा था। अब इस सुलगते हुए माहौल में जो सबसे कह सकते हैं विस्फोटक कड़ी थे, वो थे खुद कंपनी की फौज के भारतीय सैनिक। जी हां, सिपाही। वही सिपाही जो कंपनी की सेना की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। और आखिर में बगावत की पहली चिंगारी भड़की भी तो उन्हीं के बीच। जरा इस भेदभाव को देखिए। काम वही, जान का जोखिम वही, वफादारी भी वही, लेकिन तनख्वाह एक भारतीय सिपाही को मिलते थे महीने के सिर्फ 7 रुपए। सोचिए, सिर्फ 7 रुपए। प्रमोशन की बात करें तो बस सूबेदार के पद तक पहुंच सकते थे, उसके ऊपर सारे रास्ते बंद। और इन सबसे भी ज्यादा चुभने वाली चीज थी वो रोज रोज का अपमान, वो दोयम दर्जे का बर्ताव। इसने उनके आत्मसम्मान को, उनकी गैरत को बिल्कुल तोड़कर रख दिया था। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, एक ब्रिटिश अफसर ने 1856 में, मतलब विद्रोह से ठीक एक साल पहले, ये चेतावनी दी भी थी। उसने साफ साफ कहा था कि भाई, हमारी फौज जो है वो देश के किसानों से ही तो बनी है। अगर किसानों के साथ नाइंसाफी होगी तो फौज उनके साथ हमदर्दी रखेगी ही रखेगी। उनकी वफादारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि फौज का हर सिपाही वर्दी के नीचे किसी ना किसी किसान का बेटा था, भाई था। तो माहौल तैयार था, गुस्सा उबल रहा था, बस एक चिंगारी की कमी थी। और फिर वो चिंगारी आ ही गई। ये चिंगारी आई एक नए फौजी हथियार की शक्ल में। नाम था एनफील्ड राइफल। अब देखिए, दिक्कत राइफल में नहीं थी, दिक्कत थी उसे लोड करने के तरीके में। होता ये था कि जो कारतूस था, उसे बंदूक में डालने से पहले उसके ऊपर लगे कागज को दांतों से काटना पड़ता था। बस यही एक छोटा सा एक्शन, और इसी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और फिर जंगल की आग की तरह एक खबर फैली कि कारतूस पर जो ग्रीस लगी है ना, वो गाय और सुअर की चर्बी से बनी है। अब ये सुनते ही सैनिकों के होश उड़ गए। हिंदू सिपाहियों के लिए गाय पवित्र थी, मां समान, और मुसलमान सिपाहियों के लिए सुअर हराम। ये उनके लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये उनके धर्म पर, उनकी आस्था पर सीधा सीधा हमला था। उन्हें लगा कि ये एक सोची समझी साजिश है उनके धर्म को भ्रष्ट करने की। बस होना क्या था? कारतूस की ये चिंगारी देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में एक भयंकर ज्वाला बन गई। और इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से घटी। मार्च में बैरकपुर में मंगल पांडे ने बगावत की। फिर अप्रैल में मेरठ में 90 सैनिकों ने उन कारतूसों को छूने से भी मना कर दिया। और फिर आई वो तारीख 10 मई 1857। मेरठ की पूरी छावनी ने बगावत का बिगुल बचा दिया। उन्होंने अपने साथियों को छुड़ाया, अफसरों को मारा और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ चले। और कमाल देखिए, सिर्फ एक दिन के अंदर उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह ऐलान कर दिया। दिल्ली पर कब्जे की खबर जैसे ही फैली ना, तो पूरे देश में जो भी अंग्रेजों से नाराज राजा नवाब थे, उन्हें एक उम्मीद दिखी, एक मौका दिखा। कानपुर में पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब आगे आए, जिनकी पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दी थी। तो उधर लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला, जिनके राज अवध को अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से हड़प लिया था। फिर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार उठा ली। और बिहार के जगदीशपुर में तो 80 साल के जमींदार कुंवर सिंह ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया।
इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि अब ये सिर्फ सिपाहियों की बगावत नहीं रही थी। नहीं, ये एक जन आंदोलन बन चुका था जिसमें हर कोई शामिल हो रहा था। अच्छा, इस तरह से फैली बगावत को देखकर अंग्रेज शुरू में तो एकदम सन्न रह गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन जब वो इस शुरुआती झटके से उभरे तो उन्होंने पूरी ताकत से पलटवार किया। इंग्लैंड से फौरन नई फौजें बुलाई गईं और उनका पहला और सबसे जरूरी निशाना था दिल्ली। दिल्ली पर दोबारा कब्जा करना। क्यों? क्योंकि दिल्ली अब इस पूरे विद्रोह का सिंबल, उसका दिल बन चुकी थी। और इस पलटवार में अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उस वक्त के एक चश्मदीद विष्णु भट्ट गोडसे अपनी किताब माझा प्रवास में जो लिखते हैं, उसे सुनकर रूह कांप जाती है। उन्होंने लिखा कि शहरों में आम लोगों का कत्लेआम किया गया, सिर्फ इसलिए ताकि भविष्य में कोई दोबारा बगावत करने की हिम्मत भी ना कर सके। और फिर एक एक करके इस बगावत के सारे बड़े नेता खत्म कर दिए गए। बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून भेज दिया गया, देश निकाला दे दिया। रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते रणभूमि में शहीद हो गईं। नाना साहब और बेगम हजरत महल को नेपाल भागना पड़ा, वो फिर कभी नहीं मिले। और तात्या टोपे, उन्हें तो एक दोस्त के धोखे ने पकड़वा दिया और फिर उन्हें फांसी दे दी गई। जब नेतृत्व ही नहीं रहा तो ये महान विद्रोह आखिर में बिखर गया। तो विद्रोह को तो कुचल दिया गया, लेकिन इसकी गूंज बहुत दूर तक गई। इसके जो नतीजे हुए वो इतने गहरे थे कि उन्होंने भारत में ब्रिटिश राज का पूरा ढांचा ही बदल के रख दिया। सबसे बड़ा और सबसे पहला बदलाव क्या हुआ? 1858 में एक नया कानून आया और ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म। जी हां, एक व्यापार करने वाली कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया और भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के अंडर ले आया गया। जो गवर्नर जनरल होता था, अब उसे वाइसरॉय कहा जाने लगा। जाहिर है, अंग्रेजों ने इस विद्रोह से बहुत बड़ा सबक सीखा था और उन्होंने कई बड़े बदलाव किए ताकि 1857 जैसी घटना दोबारा कभी न हो। पहला, फौज में भारतीय सैनिकों की संख्या कम की गई और यूरोपियन सैनिक बढ़ाए गए। दूसरा, अब भर्ती उन लड़ाकू कौमों से की जाने लगी जिन्होंने विद्रोह को दबाने में मदद की थी, जैसे गोरखा, सिख और पठान। तीसरा, देसी राजाओं से वादा किया गया कि अब उनकी रियासतें नहीं छीनी जाएंगी ताकि वो अंग्रेजों के वफादार बने रहें। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, ये वादा किया गया कि अंग्रेज सरकार अब भारत के लोगों के धार्मिक और सामाजिक मामलों में दखल नहीं देगी। वो उसी चिंगारी को दोबारा भड़कने नहीं देना चाहते थे। तो हां, 1857 का ये महान विद्रोह जमीन पर, मैदान में हार गया, लेकिन इसने हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में एक ऐसी चीज जगा दी जो शायद पहले उस तरह से थी ही नहीं। वो था एक राष्ट्र होने का एहसास, एक साझा पहचान का एहसास। तो कह सकते हैं कि एक ऐसी हार थी जिसने भविष्य में होने वाली एक बहुत बड़ी जीत की नींव रखी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये एक विद्रोह का अंत था या फिर आज़ादी की असली लड़ाई की शुरुआत?